इंडिया में अगर आप 10 लोगों को रैंडमली टेस्ट करें तो उनमें से 5 से 8 लोग एच पाइलोरी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड मिल सकते हैं। 65% से ज्यादा अडल्ट पॉपुलेशन इस बैक्टीरिया को कैरी करती है और उनमें से बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, और फिर भी हम कैजुअली हर बार चेस्ट बर्निंग को सिंपली एसिडिटी है बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और मैं रोज क्लिनिक में ये पैटर्न देखता हूं कि पेशेंट सालों तक एंटासिड लेते हैं, पीपीआईज लेते रहते हैं, पर असली वजह कभी कोई इन्वेस्टिगेट होती ही नहीं। सिम्टम्स म्यूट हो जाते हैं और डिजीज वैसी की वैसी रहती है। एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्टमक के एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है, जहां आम बैक्टीरिया सेकंड्स में मर जाते हैं। ये स्टमक लाइनिंग के अंदर घुसकर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, धीरे धीरे गैस्ट्राइटिस होता है, फिर अल्सर बनता है, कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म रिस्क कैंसर तक पहुंच जाता है। सबसे डेंजरस चीज ये है कि ये इन्फेक्शन अक्सर साइलेंट होता है। माइल्ड ब्लोटिंग, हेवीनेस, बर्निंग, और लोग कॉमनली इन सबको इग्नोर कर देते हैं, और जब तक सीरियस कॉम्प्लिकेशन आते हैं तब तक डैमेज हो चुका होता है। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, लेकिन कैजुअल रहना भी सही नहीं है। आज हम साइंटिफिकली समझेंगे एच पाइलोरी क्या है, कैसे डैमेज करता है, कब डेंजरस होता है, और कैसे कंप्लीटली ट्रीट हो सकता है। व्हाट एग्जैक्टली इज एच पाइलोरी एंड हाउ डज इट सर्वाइव एसिड। सबसे पहला बेसिक समझिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है जो स्पेशली स्टमक लाइनिंग को इन्फेक्ट करता है। नॉर्मल कंडीशन में स्टमक का पीएच 1 से 2 होता है, इतना एसिडिक कि ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर सवाल आता है कि ये बैक्टीरिया बचता कैसे है। ये सर्वाइव करता है एक एंजाइम से जिसका नाम होता है यूरिएज। एच पाइलोरी यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया लोकल एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और बैक्टीरिया के आसपास एक प्रोटेक्टिव माइक्रो एनवायरनमेंट बनता है जो एसिड से न्यूट्रल होता है। सिंपल शब्दों में ये बैक्टीरिया अपने लिए एसिड के बीच में एक छोटा सा शील्ड बना लेता है, लेकिन प्रॉब्लम से सर्वाइवल नहीं है, रियल डैमेज यहां से शुरू होता है। ये बैक्टीरिया स्टमक के म्यूकस लेयर के अंदर घुसकर एपिथेलियल लाइनिंग को इरिटेट करता है, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं, और धीरे धीरे स्टमक लाइनिंग पतली होने लगती है, और इसी प्रोसेस को हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन मंथ्स या ईयर्स तक चलता रहे तो लाइनिंग वीक हो जाती है, एसिड डायरेक्टली टिश्यू को डैमेज करता है, और फिर अल्सर डेवलप होता है। इसलिए कुछ लोगों को रिकरेंट अल्सर्स भी हो जाते हैं जब तक एच पाइलोरी कंप्लीटली इरेडिकेट ना हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, सब इन्फेक्टेड लोगों को सीवियर सिम्टम्स नहीं होते। इन्फेक्शन साइलेंट हो सकता है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है। इसीलिए कहते हैं एब्सेंस ऑफ सीवियर पेन डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। एच पाइलोरी कोई नॉर्मल गैस बैक्टीरिया नहीं है। ये स्टमक के फिजियोलॉजी को ऑल्टर करता है, एसिड सिक्रीशन पैटर्न को चेंज करता है, हार्मोन सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करता है, और लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकता है। अब सवाल है सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई करें। क्या साइंस हैं जो लोग एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं। सिम्टम्स मोस्ट पीपल मिसलेबल एज गैस और एसिडिटी। सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है अपर अब्डोमेन में बर्निंग या हेवीनेस, स्पेशली एम्प्टी स्टमक। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर सुबह उठते ही पेट जलता है। ये टिपिकल गैस्ट्राइटिस पैटर्न है। फिर आता है ब्लोटिंग और अर्ली फुलनेस। 2 बाइट खाने के बाद लगता है पेट भर गया, माइल्ड नोजिया, और कभी कभी सार बर्पिंग। इन सब सिम्टम्स को लोग सिंपल एसिडिटी समझकर एंटासिड लेकर मैनेज करते रहते हैं, लेकिन पैटर्न ऑब्जर्व करिए, सिम्टम्स रिकरेंट होते हैं, मेडिसिन बंद करते ही सिम्टम्स वापस आ जाते हैं, और यही है रेड फ्लैग। अब सीरियस साइन समझिए। अगर अल्सर डेवलप हो गया है तो पेन शार्प हो सकता है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो ब्लैक स्टूल आ सकता है, विच इज कॉल्ड मलीना। कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया डिटेक्ट होता है रूटीन ब्लड टेस्ट में, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से आयरन अब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट हो जाती है। और अगर पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग या फूड स्वॉलो करने में डिफिकल्टी हो रही है तो ये इमरजेंसी रेड फ्लैग्स हैं। इनको इग्नोर करना डेंजरस होता है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हर ब्लोटिंग एच पाइलोरी नहीं होती, पर क्रॉनिक रेपिटेटिव अपर स्टमक डिस्कम्फर्ट को कैजुअल ट्रीट करना भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन नेचुरली ये है, क्या ये बैक्टीरिया सिर्फ अल्सर तक लिमिटेड है या लॉन्ग टर्म में और भी सीरियस रिस्क क्रिएट करता है। वाई एच पाइलोरी कैन बी डेंजरस। अब मैं ये पार्ट बहुत क्लियरली और रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लेन करूंगा। एच पाइलोरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी WHO ने क्लास 1 कार्सिनोजन का कैटेगरी दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इन्फेक्टेड पर्सन को कैंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड इन्फेक्शन में गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। जब बैक्टीरिया सालों तक स्टमक लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता रहता है तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है।
धीरे धीरे गट लाइनिंग पतली होने लगती है। कुछ लोगों में सेल्स अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, जिसे मेडिकली इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी कहते हैं, और ये होती है प्री कैंसरस कंडीशन। ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं डेवलप होती, ये 10 से 20 साल के साइलेंट प्रोग्रेशन का रिजल्ट है। इसलिए एच पाइलोरी डेंजरस है, क्योंकि इसका डैमेज स्लो होता है और अननोटिस्ड होता है। एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं माल्ट लिम्फोमा। ये एक रेयर स्टमक एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कैंसर है जो स्पेसिफिकली एच पाइलोरी इन्फेक्शन से लिंक्ड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्ली स्टेज में सिर्फ बैक्टीरिया ट्रीट करने से लिम्फोमा रिवर्स भी हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट रीअश्योरेंस भी सुन लीजिए, मेजॉरिटी इन्फेक्टेड पेशेंट्स को कैंसर नहीं होता। रिस्क, जेनेटिक फैक्टर्स, डाइट, स्मोकिंग, हाई सॉल्ट इंटेक और अनट्रीटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से कंबाइन होता है। मतलब इन्फेक्शन अलोन डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता, लेकिन इसे इग्नोर करना भी सेफ स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए आपकी अप्रोच बैलेंस्ड होनी चाहिए, पैनिक नहीं और प्रोलॉन्ग्ड इग्नोरेंस भी नहीं। अब सवाल आता है, ये बैक्टीरिया इतना कॉमन क्यों है, स्पेशली इंडिया में? तो बात आती है हाउ इट स्प्रेड्स एंड व्हाई इज इट सो कॉमन इन इंडिया। अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, एच पाइलोरी कोई इंपोर्टेड प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया में एक्सट्रीमली कॉमन है। स्पेशली डेवलपिंग रीजन्स में 60 to 80% तक भी रिपोर्ट हुई है, और ज़्यादा केसेस चाइल्डहुड में ही अक्वायर होते हैं। ये बैक्टीरिया प्राइमरली स्प्रेड होता है कंटैमिनेटेड वाटर, अनहाइजीनिक फूड हैंडलिंग और क्लोज हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट से। फीकल ओरल और ओरल ओरल ट्रांसमिशन भी डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए रूरल एरियाज और डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेटिंग्स में इन्फेक्शन रेट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। चाइल्डहुड इन्फेक्शन साइलेंट रहता है और अडल्टहुड तक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलती रहती है बिना सिम्टम्स और बिना डायग्नोज हुए। एक और फैक्टर है री इन्फेक्शन। अगर फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स इन्फेक्टेड हैं और सिर्फ 1% ट्रीट होता है तो रेकरेंस का चांस हाई होता है। इसलिए हाइजीन और क्लीन वाटर एक्सेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग और हाई सॉल्ट डाइट भी इन्फेक्शन के डैमेज को एम्पलीफाई करते हैं। ये बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में भी इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं और म्यूकोसल डैमेज को वर्स करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि एच पाइलोरी वीकनेस की वजह से नहीं होता, ये हाइजीन और एक्सपोजर से लिंक्ड इन्फेक्शन है। इसमें शेम या गिल्ट का कोई रोल नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप है डायग्नोसिस। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है सिम्टम्स को गेस करके ट्रीट करना। एसिडिटी हुआ, एंटासिड ले लिया, बर्निंग हुई, पीपीआई शुरू कर दिया। लेकिन एच पाइलोरी कंफर्म किए बिना ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहता है। डायग्नोसिस के लिए रिलायबल टेस्ट अवेलेबल हैं। सबसे कॉमन नॉन इन्वेजिव टेस्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। पेशेंट को लेबल्ड यूरिया दिया जाता है। अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट है तो यूरियस एंजाइम के थ्रू यूरिया को ब्रेक करेगा और स्पेसिफिक कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ में डिटेक्ट होती है। सिंपल, एक्यूरेट और हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। दूसरा ऑप्शन होता है स्टूल एंटीजन टेस्ट। इसमें स्टूल सैंपल में बैक्टीरिया के प्रोटीन्स डिटेक्ट किए जाते हैं। ये वाइडली यूज मेथड है, पर स्टूल एंटीजन टेस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप के लिए यूज नहीं हो सकता। इरेडिकेशन के बाद भी स्टूल एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव रहता है। ट्रीटमेंट इरेडिकेशन के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट बेस्ट मेथड है। कुछ केसेस में स्पेशली अगर सीवियर सिम्टम्स हैं, अनीमिया है, ब्लीडिंग है या वेट लॉस है, तो अपर जी एंडोस्कोपी की जरूरत होती है। एंडोस्कोपी के दौरान डायरेक्ट बायोप्सी लेकर बैक्टीरिया की प्रेजेंस कंफर्म की जा सकती है। पीपीआई या एंटीबायोटिक्स टेस्ट से पहले रैंडमली लेना रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर सकता है, इसलिए प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की गाइडेंस जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल और होपफुल पार्ट की कि अगर एच पाइलोरी कंफर्म हो जाए तो करें क्या? क्या ये कंप्लीटली ट्रीट हो सकता है और न्यूट्रिशन का क्या रोल है? तो ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट। एच पाइलोरी कंप्लीटली ट्रीटेबल है, ये लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन नहीं है और अगर सही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, यूजुअली 10 से 14 दिन के लिए। साथ में एसिड सप्रेशन की मेडिसिन दी जाती है। इसको पॉपुलरली ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रुपल थेरेपी नाम भी दिया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस प्रोफाइल हम 3 या 4 ड्रग्स यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्स इनकम्प्लीट कभी नहीं छोड़ना। बीच में सिम्टम्स बेटर लगे और मेडिसिन बंद कर दी तो बैक्टीरिया सर्वाइव करके रेजिस्टेंट बन सकता है। ये फ्यूचर ट्रीटमेंट को और डिफिकल्ट बना सकता है। ट्रीटमेंट के बाद कंफर्मेशन टेस्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिम्टम रिलीफ को क्योर समझना गलत है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन सपोर्ट की, जो क्लिनिकली रेलेवेंट भी है। कर्ड या प्रोबायोटिक रिच फूड गट माइक्रोबायोम को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के बाद। ये ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स जैसे ब्लोटिंग या लूज मोशंस को रिड्यूस कर सकता है। हाई फाइबर डाइट गट लाइनिंग को सपोर्ट करती है और इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स को मॉड्यूलेट करती है। रिसर्च में ब्रोकली स्प्राउट्स के सल्फोराफेन कंपाउंड ने एच पाइलोरी ग्रोथ रिड्यूस करने का पोटेंशियल दिखाया है। गार्लिक में माइल्ड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल्दो ये स्टैंड अलोन क्योर नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के दौरान इंक्रीज होता है। स्मोकिंग
अल्कोहल, एक्सेसिव सॉल्ट, प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाई सॉल्ट इनटेक स्पेशली गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज को वर्सन कर सकता है और कैंसर रिस्क को एम्पलीफाई कर सकता है। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ होम रेमेडीज से एच पाइलोरी इरेडिकेट नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है और ये इंटरनेट मिथ है। डाइट हीलिंग को सपोर्ट कर सकती है, बैक्टीरिया को अकेले एलिमिनेट नहीं कर सकती। ये इन्फेक्शन डिसिप्लिन मांगता है, प्रॉपर डायग्नोसिस, कंप्लीट ट्रीटमेंट, फॉलोअप कंफर्मेशन और स्टमक फ्रेंडली लाइफस्टाइल। क्लिनिकल टेक अवे ये है, डोंट फियर इट, डोंट इग्नोर इट, फिक्स इट। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज सिंपल है, एच पाइलोरी कोई रेयर या एक्सोटिक इन्फेक्शन नहीं है। इंडिया में ये कॉमन है, लेकिन कॉमन होना इसका हार्मलेस होना प्रूव नहीं करता। हर एसिडिटी को कैजुअली ट्रीट करते रहना इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर सिम्टम्स रिकरेंट हैं, मंथ से चल रहे हैं या मेडिसिन बंद करते ही वापस आ जाते हैं तो टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ओवर रिएक्शन नहीं। गुड न्यूज़ ये है कि अर्ली डायग्नोसिस के साथ इन्फेक्शन कंप्लीटली क्योर हो सकता है, अल्सर्स हील हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन रिवर्स हो सकती है, कैंसर रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। मेडिसिन साइंस यहाँ स्ट्रांग है, बस डिले मत करिए। बॉडी हमेशा सिग्नल देती है, बर्निंग, हैवीनेस, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया ये न्यूसेंस नहीं, क्लूज हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें 300K क्रॉस कराने के लिए। हम बहुत जल्दी 400K भी टच करेंगे और बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी टच करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंटली ये प्यार हमें देते रहेंगे। हमारी टीम और मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपके रिलेंटलेस कमेंट्स से, व्यूज़ से, सब्सक्राइबर्स से और शेयर करने से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ये 2 वीडियो भी देखें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।